हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं श्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भाषा से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कोई भी भाषा हो, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, है ना, तो सब में आपको इसमें मदद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। भाषा सीखने के मनोविज्ञान में अंतिम चरण है। तो आपको ये देखना है कि भाषा विज्ञान जो सीखने में है मनोविज्ञान के अंतिम चरण में क्या है। तो अंतिम चरण में है हमारा भाव प्रतिबिंब। ठीक है, जब हम भाषा सीखते हैं तो सब क्या कौन सा प्रतिबिंब बनता है? भाव प्रतिबिंब। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा हमारा दा पर। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। अभी देखिएगा आगे चल के कि पहला कौन सा है भाषा सीखने का, पहला चरण कौन सा है, दूसरा कौन सा है ना, अंतिम कौन सा है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी इसमें बताया गया है कि भाषा सीखने के मनोविज्ञान में अंतिम चरण। तो अंतिम चरण में क्या है? जब वो सीख जाता है भाषा तो वो भाव देखने लगता है ना, तो भाव प्रतिबिंब में उसका अंतिम चरण होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। घंटी की टन-टन ध्वनि मस्तिष्क में कैसा प्रतिबिंब बनाती है? क्योंकि वो मस्तिष्क बनाती है और टन-टन की ध्वनि, तो टन-टन की ध्वनि कैसा प्रतिबिंब बनाती है? यह बनाती है श्रुतबिंब। क्योंकि घंटी क्या करते हैं? हम सुनते हैं। ठीक है, तो घंटी को क्या करते हैं? सुनते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा, राइट ऑप्शन जाएगा हमारा बी पर। तो श्रुत प्रतिबिंब बनाती है। आगे चलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की आवाज़ आपको समझ में आए तो उससे आपने इसको अंदाज़ा लगाना कि हम सुनकर देखते हैं, तो इसलिए श्रुत प्रतिबिंब होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पक्षियों का चहचहाना मस्तिष्क में कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अब पक्षी क्या है? चहचहा रहे हैं और पक्षी सामने भी हैं। ठीक है, तो उनकी चहचहाहट आ रही, तो यह हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा दृश्य प्रतिबिंब पर, दृश्य प्रतिबिंब, क्योंकि वो हमको दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर श्रुत प्रतिबिंब नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पक्षियों की जीवित है वो, है ना, उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाव प्रतिबिंब है। भाव प्रतिबिंब क्या है? अभी देखो पहला क्वेश्चन बन गया था, तो भाव प्रतिबिंब जो है वह है अंतिम चरण, भाषा सीखने का अंतिम चरण है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं। भाषा शिक्षण में अध्यापन का प्रमुख सिद्धांत है। भाषा शिक्षण में जब अध्यापन किया जाता है तो पहला सिद्धांत क्या है? तो देखिए पहला अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, भाषा में अभ्यास भी किया जाता है बार बार। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, प्रत्येक बालक एक जैसा नहीं होता, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता मतलब जब हम उसमें सक्रिय भाग लेंगे, क्रियाशील रहेंगे सीखने में, तभी हम भाषा सीख सकते हैं। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा डी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शिशु रोटी को ओती कहता है, यह सिद्धांत कहलाता है। जब कोई भी बच्चा है वह रोटी को क्या कहता है? ओती। तो यह सिद्धांत होता है हमारा क्रियाशीलता का। ठीक है, यह सिद्धांत क्या होता है? क्रियाशीलता, क्योंकि वह क्रियाशील है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। आगे चलते हैं। रुचि के सिद्धांत की पूर्ति हेतु कौन सा साधन अपनाया जा सकता है? जब रुचि है ना, उसके सिद्धांत की पूर्ति होती है। क्या चित्रों का प्रयोग करके, प्रश्नोत्तर विधि को अपनाकर, या खेल विधि को, या उपयुक्त सभी? तो हम चित्रों का प्रयोग करके भी रुचि जागृत कर सकते हैं बच्चे को, प्रश्नोत्तर विधि भी कर सकते हैं अपनाकर, ठीक, या खेल विधि के द्वारा भी। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन जाएगा वह चला जाएगा द, मतलब उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सिद्धांत सूत्रों का संग्रह सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो सिद्धांत जो सूत्र हैं इनका संग्रह, सिद्धांत जो सूत्र हैं उनका संग्रह किसने किया था? यह किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बा पर, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। बोलचाल के सिद्धांत के अनुसार
अर्थग्राह्यता हेतु आवश्यक है। तो जब हम बोलचाल बातचीत के जो सिद्धांत है उसमें अर्थग्राह्यता, जो अर्थ को हम ग्रहण करते हैं, तो उसमें आवश्यक है कानों के द्वारा सुनना, हाँ सुनकर अर्थ ग्रहण किया, मुख से बोलना, मतलब बोलकर भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो उपयुक्त इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों चले जाएंगे। ठीक है, तो हम सुनकर और बोलकर दोनों से ही हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है, तो मतलब जब बच्चा प्राथमिक लेवल में पढ़ रहा है तो उस पर आवश्यक है लिखित कार्य, मौखिक कार्य, विचार विनिमय, लिखित अभिव्यक्ति। तो मौखिक कार्य, ठीक है, जब बच्चा छोटा है और प्राथमिक स्तर पर है तो सबसे ज़्यादा क्या लेखन कार्य नहीं करवाते हैं, मौखिक कार्य करवाते हैं ना, मौखिक जैसे पढ़ना, बोलना, सुन, कहानी बोलना, इस टाइप के। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। संस्कृत शिक्षणे श्रव्य साधनम अस्ति। तो संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधन है। तो संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधन क्या है, देखो सुन के क्या पाठ्य पुस्तक को सुना जा सकता है, नहीं। चित्र को देखा जा सकता है, नहीं। शिक्षा प्रेरित फिल्म, तो ये भी नहीं। श्रव्य बोल रहे हैं ना, तो फिल्म को हम देख भी तो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा दा पर। सिर्फ श्रव्य साधन पूछा गया है इसलिए दा पर जाएगा। टेप रिकॉर्डर। मूल्यांकन किम क्रियते। मूल्यांकन क्या करता है, तो छात्रेण किम गृहीतम, छात्र ने क्या ग्रहण किया है। ठीक है, छात्रेण किम पठितम, छात्र ने क्या पढ़ा है। छात्रेण किम श्रुतम, छात्र ने क्या सुना है। ना कोपी। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा मूल्यांकन करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि छात्र ने क्या ग्रहण किया है या छात्र ने क्या सीखा है। ठीक है, तो हमारा राइट पर चला जाएगा आ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकम किमर्थम पाठ योजना रचति। जो शिक्षक वह किस लिए पाठ योजना रचते हैं, किस लिए पाठ योजना का निर्माण करते हैं। तो प्रभावी शिक्षण कार्य है ना, तो प्रभावी जो शिक्षण हमारा है वह उसके लिए है पाठ योजना का निर्माण होता है। ठीक है, विशेष ज्ञान के लिए नहीं होता। शिक्षक मंदम भवति, शिक्षक मंद वो नहीं होता है। प्रशासक आदेशम यह भी नहीं है। तो यह है कि भाई प्रभावी शिक्षण करना। नेक्स्ट देखते हैं। एकस्मिन् सीमितावधौ पाठयितुं शिक्षण योजना अस्ति। तो एक सीमित अवधि के लिए है ना जो शिक्षण योजना है तो वह कौन सी, ये कोई योजना, दैनिक योजना, वार्षिक योजना या ना कोपी। तो यह जो है दैनिक योजना। ठीक है, मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं दिन के लिए तो यह का सीमित अवधि के लिए है। ठीक है, इकाई योजना बड़ी हो जाती है, फिर वार्षिक योजना तो उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे है कि सीमित दैनिक योजना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कमपि कार्यं साफल्येन कुर्वन् लक्ष्यं प्राप्तुम् एव डैश कथ्यते। कौन से कार्य को सफल बनाने के लिए या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है योजना। ठीक है, जब हम कोई कार्य को सफल बनाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, तो राइट समझ आएगा सा पर। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण से स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रमम अस्ति। भाषा शिक्षण के लिए स्वाभाविक रूप से जो मनोवैज्ञानिक क्रम होता है पढ़ने का वह क्या होता है, श्रवण, वदन, वदनम, लिखनम, पठनम। श्रवण सुनकर, सुनो, लिखो, बोलो और पढ़ो। तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा सा पर। श्रवण, वदनम, सुनकर क्या करना है, बोलना है, बोल के क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है, लिखना। तो जो हमारी लेखन की प्रक्रिया होगी वह लास्ट में आएगी। सबसे पहले तो सुनना होगा, सुन के क्या करें, बोलें, बोल कर क्या करना है, फिर पढ़ना है, फिर क्या करना है, लिखना है। तो लास्ट में लेखन आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमें चला जाएगा सा पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कविता शिक्षणस्य प्रमुखम उद्देश्यम अस्ति। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, शब्दार्थ बोधनम, शब्दार्थ का ज्ञान होना चाहिए, भावानुभावनम। ठीक है, तो जब हम कविता का शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वह होता है
भाव भावानुभावनम, ठीक है, भावों को के भाव किस प्रकार से उसमें शिक्षण में हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य ये होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। परोपकारः इति पदस्य अर्थस्पष्टीकर्तुं कस्याः विधेः प्रयोगं भविष्यति। तो परोपकार के इस पद में स्पष्ट करो कस्या किस विधि का प्रयोग होगा, ठीक है। तो परोपकार में जो है वह होगा हमारा परोपकार संधि विच्छेदम कृत्वा, ठीक है, संधि विच्छेदम कृत्वा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पद्य पाठस्य सर्वाधिकं महत्वपूर्णं सोपानम अस्ति। तो पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान क्या है? पद्य तो प्रस्तावना है, आदर्शवाचन है, भाव विश्लेषण है या संभावी कविता है। तो सबसे पहले जब पद्य पढ़ते हैं, है ना, तो पद्य में क्या है? भाव विश्लेषण, ठीक है। तो पद्य में क्या आ जाता है? कविता वगैरह आ जाती है ना, तो उसमें क्या है? भाव का विश्लेषण मुख्य है। शिक्षकस्य क्रियया संबद्धम, तो शिक्षक की क्रिया संबद्ध है आदर्श वाचन में, अनुकरण वाचन में, समवेत वाचन में या मौन वाचन में। तो देखिए, मौन वाचन तो हो ही नहीं सकता है। अगर शिक्षक मौन वाचन करने लगेगा तो बच्चों को समझाएगा क्या, ठीक है। अनुकरण शिक्षक क्यों करेगा, ठीक है। समवेत वाचन, तो समवेत वाचन भी नहीं कर सकता है, तो शिक्षक क्या करेगा? आदर्श वाचन। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा आपन। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है। अगर आप शब्द भंडार में वृद्धि कर रहे हैं, है ना, कोई भी बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करना है, तो सबसे पहले देखो क्या करना होगा। क्या एकालाप मतलब अकेले बात करेगा? क्या विलाप, रोना, संलाप, दुख, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वार्तालाप करेंगे उससे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप करेंगे तो शब्दों का यूज़ करेंगे, तो वो भी मतलब उसकी शब्द भंडार में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 22। छोटी कक्षाओं में बच्चों को याद कराने की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री होती है। अब छोटी कक्षाएं हैं, बच्चा पढ़ रहा है ना, तो उसमें अगर हम सामग्री कोई भी चीज़ को याद करवाएंगे तो उसमें सबसे उपयुक्त सामग्री है प्रश्न उत्तर। नहीं, छोटा बच्चा है इसलिए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, वार्तालाप भी उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, संभाषण भी उससे नहीं बनेगा। तो काव्य पाठ, है ना, कविता के द्वारा वो जल्दी से उसको याद भी कर लेगा, इसलिए काव्य पाठ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। तो मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ उक्त कथन किस प्रकार की भाषा के प्रयोग का सूचक है? ठीक है, तो यह देखो सरल भाषा है या मुहावरेदार भाषा है या शिष्टाचार युक्त या क्रमबद्ध भाषा है। तो देखिए, मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ, तो यह कौन सा कथन है? शिष्टाचार, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन चले जाएगा शिष्टाचार युक्त, ठीक है। मैं आपकी सेवा, तो शिष्टाचार युक्त शब्द है। आगे चलते हैं 24 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? ठीक है, तो इसमें शब्द बताना है। यदि आप शब्द पढ़े हैं तो शब्द क्या है? दुर्लभ, दुर्लभ, ठीक है। तो जब दूर आधा रा आता है तो रा का जो उच्चारण पीछे वाले वर्ण पर पहुंच जाता है, तो यह हमारा राइट ऑप्शन चलेगा जाएगा सी पर। आगे चलते हैं, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है। तो जो शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि क्या है? प्रश्न प्रविधि, ठीक है। अगर प्रश्न प्रविधि जो है शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगे चलते हैं, छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जब छोटी से कक्षाओं में शिक्षण की सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है? देखिए, चित्र वर्णन, ठीक है, हो सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, छोटा है,
है ना। प्रश्नोत्तर छोटी कक्षा में लिए नहीं होते, निबंध लेखन तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा वा पर। तो चित्र वर्णन भी बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है, और प्रश्नोत्तर तो नहीं दे पाएगा, लेकिन रिक्त स्थानों की बच्चा पूर्ति कर सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा वा पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्राध्यापक को अवकाश का प्रार्थना पत्र लेखन शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ करना उपयुक्त होता है। अब प्रधानाध्यापक छोटा मतलब किस कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए। तो यह कक्षा 8वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 6वीं या 5वीं, ठीक है। तो हम कक्षा 5वीं से अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखवा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 28 पर। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है अध्ययन, अनुसरण, अभ्यास या स्मरण। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह जैसा अपन बात करते हैं वह वैसे ही बात करता है, ठीक है। तो अपनी बात की क्या करता है, नकल करता है ना। तो ये देखा होगा अधिकतर। तो यह है अनुसरण करना, ठीक है। नकल करने को क्या बोल सकते हैं, अनुसरण के द्वारा। तो राइट ऑप्शन हमारा सा पर चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देते हैं, पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किससे प्रारंभ करना चाहिए। तो मातृभाषा का जो शिक्षण है वह किससे करना चाहिए, रंग बिरंगे चित्रों से ना, कोई रंग बिरंगे चित्रों से करना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रविधि के जन्मदाता फ्रावेल हैं। तो फ्रावेल जो है वह किस शिक्षण विधि के जन्मदाता पूछे लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो शिक्षण प्रविधि के जन्मदाता तो यह है बालोद्यान शिक्षण प्रविधि, ठीक है। तो जो फ्रावेल हैं इनसे हम ये याद रख सकते हैं कि उद्यान में क्या होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बालोद्यान नाम की जो है जन्मदाता प्रविधि, शिक्षण प्रविधि के जन्मदाता हैं फ्रावेल। फूल से भी अपन याद कर सकते, फूल फ्रावेल है ना। उद्यान में फूल होते हैं तो फ्रावेल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 पे देखते हैं, लो सूर्य डूब गया, इस वाक्य में सूर्य का अर्थ परिवर्तन का कारण है। तो लो सूर्य डूब गया तो यह क्या है, व्यंजना है, ठीक है। लो सूर्य डूब गया ये क्या है, व्यंजना है। आगे चलते हैं, स्याही शब्द के अर्थ विकास का कारण है। स्याही शब्द के अर्थ विकास का कारण है, अर्थ का विकास करना है तो मतलब अर्थ विस्तार, यहाँ विकास दिया है। विकास कब होगा, जब किसी चीज़ का विस्तार होगा, है ना। तो यह हो जाएगा अर्थ, उपदेश नहीं होगा, अर्थ संकोच भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा यहाँ पर। उष्ट्र शब्द के अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए। उष्ट्र, तो जो उष्ट्र शब्द है वह क्या है, देशगत, क्या है, देशगत परिवर्तन हुआ है उष्ट्र का। अर्थबोध होता है परानुभव से या आत्मानुभव से। मतलब अर्थबोध दोनों तरीके से हो सकता है, दूसरे का अनुभव सुनकर भी हमें ज्ञान हो सकता है और खुद के अनुभव से भी ज्ञान हो सकता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा सा पर। यदि आप लोगों को मेरे चैनल बढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि मेरे पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। जब परिवर्तन से अर्थ में गिरावट आ जाती है, जब अर्थ में परिवर्तन से क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, तब होता है, तो क्या होता है, अर्थोपदेश ये नहीं होगा, अर्थ विस्तार नहीं होगा, क्योंकि गिरावट आ रही है ना। तो अधोत्कर्ष, अधो मतलब नीचे, है ना, क्योंकि नीचे तरफ जा रहा है तो इसको आ जाएगा अधोत्कर्ष। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा सा पर। क्वेश्चन नंबर 46 पर हम आते हैं, बासमती चावल तुलसी भोग से अच्छा है,
यह अर्थबोध की दशा है, व्याख्या नहीं। प्रकरण ये भी नहीं। ज्ञान का सानिध्य, ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन चला जाए ज्ञान का सानिध्य। मतलब अब पता है कि बासमती चावल से तुलसी भोग अच्छा है ना, तो यह क्या है, ज्ञान का सानिध्य, पता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए हमारा ऑप्शन चलेगा सापर। तेल शब्द का अर्थ है, अर्थ विस्तार हुआ, अर्थ संकुचित हुआ, अर्थोपदेश हुआ या अर्थ विस्तार हुआ, तो इसका है अर्थ विस्तार हुआ। तेल शब्द का अर्थ विस्तार हुआ, तो राइट आंसर हमें चला जाएगा आप। तू घर चल वाक्य है विभक्ति सहित, विभक्ति रहित, विभक्ति अपूर्ण, विभक्ति पूर्ण। तो देखो तू घर चल, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण चिन्ह से, प्रदान को के लिए, अपादान से, मान, संबंध, संबोधन, ये सब चीज़ें इसके बीच में दिख रही हैं। तो यह क्या है, विभक्ति रहित है, इसमें कोई भी विभक्ति नहीं है, तो इसलिए आप हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बी पर। हरिजन शब्द का अर्थ में परिवर्तन का कारण है, तो देखिए हरिजन जो शब्द है इसका अर्थोपकर्ष हुआ है, ठीक है, तो हरिजन शब्द में जो परिवर्तन हुआ है वह हुआ है अर्थोपकर्ष। चलिए हम आगे देखें, गर्भिणी और गामिन में अर्थभेद का कारण है, गर्भिणी और गामिन, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है शब्द परिवर्तन द्वारा अंतर, है ना, गर्भिणी इसमें शब्द में परिवर्तन हुआ है, शब्द में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन चले जाएगा शब्द परिवर्तन द्वारा अंतर। इनके अंत पर आते हैं। पाखंड शब्द का मूल अर्थ था, पाखंड, पाखंड को क्या कहते थे, ढोंग, ठग, सन्यासियों का एक समुच्चय या फिर छलावा। तो देखिए पाखंड को छलावा कहा जा सकता है, ना ढोंग कहा जा सकता है ना ठग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छलावा, तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा दा पर। साहस, साहस शब्द के अर्थ परिवर्तन का कारण है, साहस जो शब्द है यह है अर्थोत्कर्ष, अर्थोत्कर्ष, अर्थ का ऊपर उठना, है ना, अर्थ का ऊपर उठना, है ना। अब 53 देखना, गोस्वामी शब्द के अर्थ परिवर्तन का कारण है, तो गोस्वामी, गोस्वामी शब्द के अर्थ का परिवर्तन कारण है समास, पद, योग या अर्थांतर या मात्रा, तो यह क्या है, हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा अर्थांतर, ठीक है, सा पर। आगे देखते हैं 54 पर। उच्चारण करते समय जब भी अक्षरों और शब्दों पर बराबर बल नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो सभी अक्षरों और शब्दों पर बराबर नहीं होता, बलाघात कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बलाघात, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा आ पर, ठीक है। मतलब बलाघात मतलब जब हम किसी पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, किसी पर हम कम जोर देते हैं, ऐसा। अब देखते हैं 55 पर, देखते हैं, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, आगे देख लेते हैं। वर्तनी, वर्तनी की अशुद्धि का महत्वपूर्ण कारण है, तो स्थानीय भाषा का प्रयोग, ठीक है, तो यही है, स्थानीय भाषा में जो प्रयोग होता है इसलिए जो वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, लिपि की जटिलता नहीं, व्याकरण अशुद्धियाँ ये भी नहीं, मानसिकता का प्रभाव ये भी नहीं होता, ठीक है। स्थानीय में मतलब जो हमारे स्थानीय में जो भाषा बोली जाती है उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, इसलिए वर्तनी अशुद्धियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निबंधात्मक प्रश्नों के अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो जो निबंधात्मक प्रश्न है उनका प्रतिशत होना चाहिए 40%, ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बा पर, 40% के निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए। आगे देखते हैं 57 पर। एक अच्छे मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, मतलब जो मूल्यांकन दिया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, छात्रों द्वारा दिए गए संतुलित उत्तर, उत्तर की भाषा शैली व लिखावट, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता। तो अच्छा जब मूल्यांकन कब होगा, जब उसमें विश्वसनीयता होगी, वस्तुनिष्ठ भी होंगी और वैधता भी होगी, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा चलेगा सी पर।
58 में देखते हैं, 58 क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को विभिन्न परीक्षा में मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाता है ना। तो छात्रों को जो बहुत सी परीक्षाएं होती हैं तो मूल्यांकन लिया जाता है, उसके आधार पर उत्तीर्ण किया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण किया जा सकता है? तो देखिए, आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन। ठीक है, तो आंतरिक बाह्य मूल्यांकन ठीक है, सतत मूल्यांकन योजना ये भी ठीक है। आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन, तो हमारा ये आंसर ये जाएगा आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन के साथ साथ हम बाह्य मूल्यांकन भी लेंगे, या बाह्य मूल्यांकन के साथ साथ आंतरिक मूल्यांकन भी हमारा रहेगा। आगे चलते हैं 59 पर। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत भाषा शिक्षण की गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार की गतिविधियों से संपन्न किया जाता है? तो जब हम सतत मूल्यांकन के अंतर्गत भाषा शिक्षण की विधियों का, सतत मतलब होता है लगातार मूल्यांकन करना। ठीक है, बालक का लगातार मूल्यांकन करना। तो आंतरिक परीक्षा, बाह्य परीक्षा के द्वारा, इकाई परीक्षा या मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो जब हम सतत मूल्यांकन करते हैं तो वह करते हैं इकाई परीक्षा के द्वारा। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा सा पर। क्वेश्चन नंबर हमारे 60। निरंतर मूल्यांकन योजना क्या है? निरंतर मतलब लगातार। तो लगातार मूल्यांकन योजना क्या है? तो इसको हम बोल सकते हैं सतत मूल्यांकन योजना। ठीक है, उसी को निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। पठन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जो पढ़ने के उद्देश्य क्या होते हैं? 3, 4, 6 या 2? तो पठन के कितने उद्देश्य होते हैं पढ़ने के? वह होते हैं 4। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बा पर, 4 होते हैं। आगे चलते हैं। फ्लैश कार्ड की उपयोगिता है। फ्लैश कार्ड जो है उसकी उपयोगिता मौखिक उच्चारण सुधारने के लिए, वर्तनी सिखाने के लिए, या व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए, या रचना शिक्षण के लिए। तो जो फ्लैश कार्ड होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं वर्तनी सिखाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं 73 पर। कविता शिक्षण के लिए कौन सा शैक्षिक उपकरण उपयोग है ना? तो कविता शिक्षण के लिए कौन सा शैक्षिक उपकरण उपयोग है? तो देखो, फ्लैश कार्ड के द्वारा नहीं होता, श्यामपट्ट के द्वारा भी नहीं होता, चार्ट के द्वारा भी नहीं होता। तो सबसे उपयोग क्या है? लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन के द्वारा कविता शिक्षण उचित तरीके से करवाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा द। आगे देखते हैं 74। क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे अधिक उपयोगिता है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी सबसे अधिक उपयोगिता होती है शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में। तो जो क्रियात्मक जो अनुसंधान होते हैं तो उनका सबसे अधिक उपयोगिता होती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा आ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख उपयोगिता। क्रियात्मक अनुसंधान जब करते हैं उसकी प्रमुख उपयोगिता क्या रहती है? तो देखिए, खेलकूद में भाग लेने की स्थिति में सुधार, या गृह कार्य ना करने वाले छात्रों की स्थिति में सुधार, या शिक्षा के व्यवहार की स्थिति में सुधार, या फिर किसी विषय में कठिनाई के निवारण में सुधार। तो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख उपयोगिता होती है गृह कार्य ना करने वाले छात्रों की स्थिति में सुधार। हाँ, तो जो बच्चे गृह कार्य नहीं करते हैं तो यदि उनको क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ ऐसी चीज़ें दें कि वो करके लेके आए, है ना। तो वो गृह कार्य नहीं करते लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा वो कार्य कर लेते हैं। तो इसलिए कहा गया कि गृह कार्य ना करने वाले छात्रों की स्थिति में सुधार करता है। आगे चलते 76। भाषा उद्धोतन सामग्री के प्रयोग का मुख्य लक्ष्य है। तो जो भाषा है
उसमें सामग्री का प्रयोग करना मुख्य लक्ष्य क्या है? बालकों के भावों को जागृत करना, बालकों में अवधान को बनाए रखना, बालकों के ज्ञान में स्पष्टता लाना या भाषा शिक्षण में योगदान। तो सामग्री के जब प्रयोग का हम लक्ष्य होता है तो वह है भाषा शिक्षक के ज्ञान में स्पष्टता लाना। जो शिक्षक ज्ञान दे रहा है तो उसमें क्या हो जाती? स्पष्टता आती जब हम सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 77 जिन उपकरणों के माध्यम से केवल आँख द्वारा देखा जा सकता है वे कहलाते हैं। जब हम आँख से ही देखते हैं, है ना, जिन उपकरणों के द्वारा, तो दृश्य उपकरण कहा जाता है उनको, है ना। आँखों से देखना दृश्य उपकरण, कान से सुनना श्रव्य उपकरण, और आँख कान दोनों देखना सुनना श्रव्य और दृश्य उपकरण हो जाते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा हमारा आ पर। आगे चलते हैं। 78 नंबर देखते हैं। जिन शैक्षणिक उपकरणों के माध्यम से कानों द्वारा सुना जाता है वे कहलाते हैं। तो है ना, जिनके माध्यम से कानों द्वारा सुना जाता है तो होते हैं श्रव्य। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बा पर। ठीक है, कानों द्वारा सुना जाता है श्रव्य। आगे चलते हैं। भाषा प्रयोगशाला को संचालन एवं कार्य प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भाषा की जो प्रयोगशाला है उसमें संचालन एवं कार्य प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बा पर, मतलब तीन भागों में उसको बांटा जा सकता है। आगे देखते हैं। लिंग्वाफोन के प्रयोग द्वारा ज्ञान कराया जाता है। तो लिंग्वाफोन अभी हमने बताया था आपको कि लिंग्वाफोन के द्वारा शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, वर्तनी का सुधारने का। ठीक, आगे चलते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर 80 किस शिक्षाविद ने दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग को शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान दिया है? तो मतलब कौन सा ऐसा शिक्षाविद हुआ है जिसने दृश्य श्रव्य मतलब देखना और सुनना, है ना, इन साधनों के प्रयोग को शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान दिया? तो यह दिया है हमारे मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 81 अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। तो अध्यापक का जो सच्चा मित्र है वह कहा जाता है श्यामपट्ट। ठीक है, क्योंकि बिना श्यामपट्ट के अध्यापक अध्यापन नहीं करा सकता। ठीक, आगे चलते हैं। 82 पाठ को रोचक बनाया जाता है। जब हम पाठ है उसको रोचक बनाते हैं तो किसके द्वारा रोचक बनाया जा सकता है? मानचित्र के द्वारा। ठीक है, पाठ को रोचक किसके द्वारा बनाया जा सकता है? मानचित्र के द्वारा। आगे चलते हैं। 83 पर शुद्ध उच्चारण अभ्यास हेतु उपयोगी होता है। शुद्ध उच्चारण अभ्यास के लिए टेप रिकॉर्डर। ठीक है, टेप रिकॉर्डर उच्चार और अभ्यास दोनों कर सकते हैं हम इससे। नेक्स्ट चलते हैं 84 पर ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रभावशाली साधन है। तो ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होता है वह प्रभावशाली साधन किसके लिए है? यह है भाषा शिक्षण के लिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट हम आते हैं 85 पर। 85 में देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। अपन उपचार कर रहे हैं ना, तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? वह होता है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। उपचारात्मक मतलब उपचार करना। अगर डॉक्टर किसी चीज़ को उपचार करता है मान लो, तो वह रोगों को दूर करता है ना, और शिक्षक उपचार करता है तो वह छात्र के पिछड़ेपन को दूर करता है। ठीक है, या कमजोरी को दूर करता है। आगे चलते हैं। 86 हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है विषय ज्ञान की जांच करना। मूल्यांकन करते हैं तो विषय ज्ञान की जांच करते हैं। अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना या भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। तो भाई विषय ज्ञान की जांच करना होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है? जांच करने के लिए होता है कि बच्चा कितना सीख चुका है, ठीक है, या कितना वो ग्रहण कर चुका है। ये आगे चलते हैं। 87 नैदानिक परख बनाने की आवश्यकता है। निदान करना, है ना। तो नैदानिक परख बनाने का प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए,
छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, छात्रों की प्रगति की जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह जाएगा छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, ठीक है, ना कि वर्गीकरण। छात्रों की कौन सी कमजोरी है नैदानिक परख करने के लिए, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा वह जाएगा हमारा बा पर, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए। चलिए अब हम आते हैं 88 क्वेश्चन पर। 88 में देखिएगा, मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य है। तो मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसमें इकाई परख का मुख्य उद्देश्य क्या है, इकाई परख है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है उद्देश्य की पूर्ति सीमा का ज्ञान कराना। जब मतलब जहाँ तक उद्देश्य है उसकी पूर्ति सीमा का क्या कराना, ज्ञान कराना। 89 पर आते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, मतलब उपचारात्मक शिक्षण क्या है, ठीक है। तो क्या है उपचारात्मक, छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, निदान करना होता है ना। और उपचार करना क्या होता है, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना होता है, ठीक है। छात्रों का पिछड़ापन क्या करना होता है, दूर करना होता है। जब हम उपचार करते हैं ना तो उनका क्या करते हैं, पिछड़ापन दूर करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा साफ है। आगे देखते हैं 90, गद्य पद्य मिश्रित रचना को कहते हैं। अगर गद्य और पद्य मिश्रित रचना है तो उसे कहते हैं चंपू काव्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 91 पर आते हैं। 91 में दिया, उच्चारण शिक्षण में किस शास्त्र का महत्व है। तो जब उच्चारण होता है उस शिक्षण में किस शास्त्र का महत्व, साहित्य का, व्याकरण का, ज्योतिष का या दर्शन का। तो देखो बच्चे हैं तो साहित्य का ज्ञान नहीं जरूरी उन्हें, है ना, दर्शन भी नहीं है ना, ज्योतिष का ज्ञान तो ले ही नहीं रहे, तो वो तो भाई भाषा का ज्ञान ले रहे हैं। तो भाषा ज्ञान के लिए क्या, व्याकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं 91, ध्वनि शिक्षण में इस विधि का प्रयोग होता है। जब ध्वनि शिक्षण है तो किस विधि का प्रयोग होगा, वह होगा भाषा शिक्षण एवं यंत्र विधि का, ठीक है। आगे चलते हैं, पाणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो पाणिनि नामक जो शिक्षा ग्रंथ है वह है पाणिनि ने रचना की थी, ठीक। आगे चलते हैं, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में देवी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो भाषा उत्पत्ति सिद्धांत में देवी जो सिद्धांत है वह है यास्क। नेक्स्ट पर हम आते हैं, डॉक्टर स्टाइनथल निम्न में से किस भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कौन से सिद्धांत के समर्थक हैं। तो वह हैं डिग-डेंगवाद के समर्थक हैं। आगे चलते हैं 96, विश्व के सर्वश्रेष्ठ भाषा वैज्ञानिक हैं। आप पंडित भोलानाथ, महर्षि वेदव्यास या फिर यहाँ दोनों ही दिए हैं, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा महर्षि वेदव्यास। विश्व के सर्वश्रेष्ठ भाषा वैज्ञानिक हैं महर्षि वेदव्यास। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 90, आगे देखते हैं, पाणिनि हो गया हमारा, ये भी हो गया है ना, ये हो गया, विश्व के सर्व भोलानाथ ये हो गया। 97 में हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा वर्ण, या, रा, ला, वा, ये चारों अंतस्थ होते हैं ना, या, रा, ला, वा नहीं है तो सा नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सा अंतस्थ वर्ण नहीं है। और इनको अंतस्थ वर्ण के साथ साथ या, रा, ला, वा को वा भी शामिल, इसमें 4 वर्ण है, या, रा, ला और वा, ये चारों इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है, इतना ध्यान रखना। ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्ध स्वर क्या है, कौन से हैं, ठीक। आगे देखते का वर्ण का उच्चारण। तो का वर्ण का उच्चारण होता है कंठ से, ठीक है। का वर्ण जितने होते हैं, का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण कंठ से होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। तो जो प्रत्येक वर्ग का है तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वर्ग कहलाते हैं घोष। तीसरा, चौथा, पांचवा घोष
और पहला दूसरा अघोष कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वजन का अर्थ होता है सगे संबंधी, मित्रगण या सज्जन या फिर कुत्ते। तो स्वजन का अर्थ होता है कुत्ते। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि ये वाला सा है ना स्वजन, है ना, अगर ये वाला सा होता, ऐसा वाला सा सड़क वाला स्व, स्व मतलब होता है अपने, जन मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, लेकिन इसमें दिया स्वजन, स्वजन मतलब होता है कुत्ते। कौन सी विधि में संस्कृत अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? तो कौन सी विधि में करता है संस्कृत का शिक्षक? तो यह करता व्याख्या विधि। जब वो व्याख्या करता है तो एक एक शब्द का अर्थ बताता है। चलिए 102 क्वेश्चन पर देख लेते हैं। संस्कृत भाषा का प्राण है, तो संस्कृत भाषा का जो प्राण है वह है भाई व्याकरण। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा वहाँ पर। संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, संस्कृत शिक्षण का ज्ञानात्मक, है ना, सृजनात्मक, रचनात्मक हो गया, रचनात्मक लिखिया, तो यहाँ पर उपयुक्त हो जाएंगे सभी। यहाँ पर हो जाएगा रचनात्मक। ठीक है, मतलब ज्ञान भी होना चाहिए हमें। ठीक, सृजनात्मक मतलब कोई चीज़ हम उससे सृजन भी करें, और रचनात्मक उसको लिखना भी आना चाहिए, तीनों। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा उपरोक्त सभी। आपकी दृष्टि से मैं संस्कृत अध्यापक, आपकी दृष्टि में संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक होना चाहिए अपने विषय में पारंगत, धर्मनिष्ठ, दर्शन में प्रवीण, तो या कला एवं संस्कृति का ज्ञाता। तो भाई संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक ये होना चाहिए कि वह अपने विषय में पारंगत रहे, है ना। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा पंच सिद्धांतिका के निर्माण करता। तो पंच सिद्धांतिका जो है निर्माण की थी वह किए थे वाराहमिहिर ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण या अक्षर अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो अभी ये वाला हमने अभी करवाए दिया था ना, ये सब हो चुके थे, ये हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। हाँ, ये नहीं हुए। चलिए, भाषाई त्रुटियां छुप नहीं पाती, कहाँ छुप नहीं पाती? गद्य में। भाषाई त्रुटियां कहाँ छुप नहीं पाती? गद्य में नहीं छुप पाती। पद्य में तो थोड़ी मतलब त्रुटियां छुप जाती हैं, लेकिन गद्य में नहीं छुप जाती। छंदोबद्धता होती है, छंदोबद्धता। ठीक है, छंदबद्ध क्या होते हैं? पद्य होते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बा पर। ठीक है, गद्य तो छंदबद्ध नहीं होते, नाटक भी नहीं होते, क्या होते हैं? पद्य होते हैं। भाषा या सामान्य अर्थ, भाषा का जो सामान्य अर्थ होता है क्या है? वदन, लिखनम, पठनम, क्रीडनम। तो वदन मतलब भाषा का सामान्य अर्थ क्या है? पढ़ना, बोलना। आगे चलते हैं। भाषा कौशलस्य भाव प्रकाशने समाहिता, भाषा के कौशल में भाव का प्रकाशन समाहित है। वदित्वा, लिखित्वा, बोलकर या लिखकर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन चला जाएगा दोनों, मतलब भाव किस में समाहित? तो बोलकर भी और लिखकर, दोनों में भाव समाहित होते हैं। पश्च कथायाः च विधि कथ्यते, है ना। पहले क्या है? कथा विधि कथ्यते, तो देखना, देखकर कहना, है ना, वह क्या है? कथा। विधियते तो चित्र विधि, मतलब चित्र विधि में पहले देखते हैं और फिर कहते हैं। ठीक है, तो देखकर बोलना, देखकर बोलना, तो क्या कहलाता है? चित्र विधि। चित्र विधि के जैसे बोलते हैं ना कि ये चित्र देखकर 5 वाक्य बनाओ। ठीक है, चित्र को देखो और चित्र देखकर 5 वाक्य बनाओ, तो यह कहलाती है चित्र को देखो और इसके बारे में बोलो। 114 भाषा कौशलस्य विकासे भाव ग्रहाते, भाषा के कौशल के विकास में भाव ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करते हैं? सुनकर और पढ़कर,
दोनों ही हम भाव ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्ते कार्य क्षमताया सकारात्मिका प्रक्रिया कथ्यते। क्षमता के आधार पर सकारात्मक भाव प्रक्रिया को व्यक्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? शिक्षणम, है ना? क्या कहलाता है? शिक्षणम। हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा डापन। वैदिक काले शिक्षा दीयते, इसमें वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, या शिष्यानाम माध्यमेन जीव जंतुनाम माध्यमेन। तो मौखिक रूप से वैदिक समय में शिक्षा दी जाती थी, जो ऋषि मुनि होते थे, है ना, आश्रमों में शिक्षा देते थे, तो वह सिर्फ मुंह से मौखिक रूप से देते थे। ठीक है, लिखित नहीं होती थी वहाँ की शिक्षा। अब अपने यहाँ की जो शिक्षा होती है, लिखित मौखिक दोनों होती हैं। फिर 117 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रारंभिक स्तरे संस्कृत व्याकरणस्य सर्वोत्तम प्रणाली अस्ति। तो प्रारंभिक स्तर में संस्कृत व्याकरण में सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली क्या है? अव्याकृति प्रणाली। अव्याकृति प्रणाली। तो अव्याकृति प्रणाली में तो आकृति को व्यक्त करना। अब आगे देखना 118 पर देखते हैं। व्याकरणम अस्ति, व्याकरण है, क्या है व्याकरण? साधनम। व्याकरण एक साधन है। ठीक, 119 पर देखते हैं। एतासु प्राचीना विधि, इनमें से प्राचीन विधि है तो कौन सी? पारायण विधि। पारायण विधि क्या है? प्राचीन विधि है। ठीक है, आगे देखते हैं 120 क्वेश्चन पर। संस्कृत भाषा या प्राण अस्ति, संस्कृत भाषा के प्राण हैं, क्या है? अनुवाद, समास, संधि या व्याकरण। तो भाई व्याकरण जो है किसी भी भाषा के क्या है? प्राण है। संस्कृत अकेला नहीं, किसी भी भाषा के प्राण क्या है? व्याकरण। अगर व्याकरण अच्छी नहीं होगी वाक्य के अनुसार तो वाक्य समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो भाषा व्याकरण के अनुसार ही होती है। आगे चलते हैं 121 पर। एतेषु किम रचना कार्यम उच्च स्तरेण संबंधितम अस्ति। तो इनमें से रचना कार्य जो है उच्च स्तर से संबंधित है। तो देखो, शब्द परिवर्तन या रिक्त स्थान, है ना, प्रश्न निर्माण या संक्षेपणम। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चले जाएगा संक्षेपणम। ठीक, उच्च स्तर के लिए संक्षेपणम क्या है? संबंधित विधि है। आगे देखते हैं। आरण्यकेषु बाहुल्यम अस्ति। आरण्यकेषु मतलब अरण्य में बाहुल्य है। तो अरण्य में बाहुल्य क्या किसका है? पद्य का, गद्य का या गद्योपद्यो एतेषु न कोपि। तो किसका है? गद्य का, गद्यस्य, गद्य का बाहुल्य है। ठीक है, राइट ऑप्शन हम चला जाएगा बी पर। कवि नाम निक्सा कथ्यते। कवि नाम निक्सा कथ्यते। तो कवियों को नाम क्या कवि कहा जाता है? किसमें? गद्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 कुमार चरित इति केन लिखितम। 10 कुमार चरित जो है पुस्तक है वह किसने लिखी थी? तो वह लिखी थी दंडी ने। ठीक है, तो आंसर हमारा चाहेगा दंडिना। कथन विधि अपर नाम अस्ति। जो कथन विधि है उसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो कथन विधि का दूसरा नाम है अनुवाद विधि। ठीक है, राइट ऑप्शन चला जाएगा सा पर। चलिए आगे देखते हैं। पद्य शिक्षणस्य विधि नास्ति। इसमें से पद्य, है ना, शिक्षण विधि नहीं है, तो यह नहीं है प्रसंग पद्य शिक्षण विधि नहीं है। दंडान्वय है, खंडान्वय है या भाष्य है। ठीक है, लेकिन ये प्रसंग नहीं है। 127 पर देखते हैं। दंडान्वय प्रणाली कस्मै स्तराय उपयोगी अस्ति। तो दंडान्वय प्रणाली किस स्तर के लिए उपयोगी है? तो यह है प्रारंभिक स्तर के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा आ पर।
नेक्स्ट हम आते हैं 128। तो दृश्य काव्य गण्यते, दृश्य काव्य में गणना की जाती है। मतलब दृश्य काव्य में किसको गणना की जाती है? तो यह देखो, देखा जो जाता है वह कहलाता है नाटक। तो नाटक को ही देखा जाता है, दृश्य मतलब देखना, तो नाटक की गणना की जाती है। आगे चलते हैं 129। श्याम बट शिक्षणम शिक्षक से अस्ति, है ना। तो जो श्याम भट्ट की जो शिक्षण है शिक्षक के लिए कैसी है? घनिष्ठ मित्र जैसी है ना। तो घनिष्ठम मित्रम। आगे चलते हैं 130। कस्य कथाया संस्कृते कथा कथ्यते, कौन सी कथा को संस्कृत में कथा कहते हैं? तो ये कहते हैं भाषाया। ठीक है, आगे चलते हैं 131 पर। व्याकरण शब्दाधिक व्युत्पत्ति अस्ति, तो व्याकरण के शाब्दिक व्युत्पत्ति हुई है। तो यह जो है व्याकरण जो बना है वह बना है, वी क्या है? उपसर्ग है, आ क्या है? उपसर्ग है, क्रा भी है, क्रिया है, धातु है, और लेट क्या है? प्रत्यय है। ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? व्याकरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 132 पर। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सब सिवाय। जब सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है तो यह है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, है ना। जब बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चों की पहले क्या देखती है? आवश्यकताएं, सिवाय इसके, है ना। तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं देखा जा सकता। क्या देखा जा सकता है? कि त्रुटियां हैं, विद्यार्थियों की अधिगम शैली है, या विद्यार्थियों की क्षमता है, ये सब देखी जाती है। लेकिन सिवाय इसके किसके? विद्यार्थियों की आवश्यकता, ये नहीं देखी जाती। आगे चलते हैं 133 पर। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो विद्यालय आधारित आकलन जो है वह आधारित है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो अगर बाहरी जो लोग परीक्षक हैं बच्चों को आकलन करेंगे तो उससे अच्छा शिक्षक जो पढ़ाता है ना, वह बच्चों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बा चला जाएगा। 134 पर देखते हैं। आकलन की उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन की उपयोगी और रोचक बनाने के लिए क्या होना चाहिए? उपयोगी, किस प्रकार सचेत होना चाहिए? तो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, मतलब शिक्षा दे रहे हैं और साथ में जो शिक्षा दे रहे हैं उनमें शैक्षिक विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन करते तो वह होना चाहिए सतत एवं व्यापक। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा, वह जाएगा बा पर। बच्चों का मूल्यांकन एक तो लगातार होना चाहिए, सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन। मतलब व्यापक मतलब सभी बच्चे के जितने लिखित होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए, है ना, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है ना, उनके अनुसार व्यापक रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। आगे चलते हैं 136 पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो शब्दावली का तात्पर्य है कि सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, व्यापक मतलब सह शैक्षिक क्षेत्रों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। शैक्षिक मतलब जो हम शिक्षा जिस के बारे में जो शिक्षा दे रहे हैं उसका तो हम मूल्यांकन लेंगे ही, लेकिन सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन भी जरूरी है। तो दोनों में ही हम लेते हैं, शैक्षिक और सह शैक्षिक। आगे चलते हैं 137। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है?
तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल्यांकन की विशेषता के पता होनी चाहिए। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यवहार के तीनों पक्षों को शामिल करती है। ठीक है, तो ये है मूल्यांकन की विशेषता। दूसरा देखते हैं, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, तो मूल्यांकन पहले से निर्धारित उद्देश्य रहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि शिक्षक तथा शिष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन यह नहीं है कि यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है, तो यह जो है वह नहीं है शामिल। मूल्यांकन सहायक है, तो मूल्यांकन सहायक किसमें होता है? संचय या अभिलेख तैयार करने में। ठीक है, अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ये भी ठीक है। अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में, ये भी ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा दापन। सतत मूल्यांकन का अर्थ है, तो सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मतलब लगातार मूल्यांकन करना। ठीक है, लेकिन इसमें देखो क्या क्या दिए गए हैं। शिष्यों के अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, शिष्यों में अध्यापकों की कमजोरी का पता लगाना, छात्र तथा अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, छात्रों को विविधता स्तर तक पहुंचाना, उपयुक्त सभी। तो सतत मूल्यांकन का ये तीनों ही कारण हैं। ठीक है, तो उसमें अध्यापक भी छात्रों की कमजोरियों का पता लगाता है। ठीक, अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, छात्र और अध्यापक दोनों को कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, और छात्रों को विविध स्तर तक पहुंचाना, ये सभी। ठीक है, 140 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? तो देखो कौन सा आवश्यक अंग नहीं है? तो देखिए शैक्षिक उद्देश्य ये आवश्यक, सीखने का अनुभव ये भी आवश्यक है, छात्रों की योग्यता पर का वांछित स्तर, तो ये नहीं है। ठीक है, यह राइट ऑप्शन चला जाएगा। व्यवहारिक परिवर्तन, अगर शिक्षक ग्रहण करेगा तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही। ठीक, आगे चलते हैं। विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए, तो विद्यार्थी जब जो सीखता रहा है उसका मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए, तो सतत एवं व्यापक होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा आपन। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है बच्चों का ध्यान केंद्रित करने में, या फिर बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। तो बालकों के जो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है इसका पता लगाने में, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा वापर। आगे चलते हैं, मूल्यांकन का अर्थ है, तो मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच। मूल्यांकन किसका होता है? छात्र की जो शैक्षिक लक्ष्य की प्रगति की जांच। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, यह है केस अध्ययन। केस अध्ययन में क्या होता है? किसी बालकों के हम क्या करते हैं? उनकी मूल्यांकन की जांच करते हैं। 145 पर देखते हैं, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? तो प्रश्नावली विधि है, ठीक है, ड्राईमैन विधि है, सर्वे परीक्षण या प्रक्षेपण परीक्षण। तो प्रक्षेपण पर व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, लेकिन नहीं क्या है? सर्वे परीक्षण। तो इसका जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा सा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाएं, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो और संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वह चला जाएगा सा पर, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 147। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह है त्रिभुजाकार। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वह होती है त्रिभुजाकार। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है? तो इसमें नहीं है कौन सा महत्व है? हमें महत्व है पता हो तो नहीं है अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो कक्षा के उद्देश्य को पूरा करना ठीक है, अधिगम कठिनाइयों को मालूम करना ये भी है, विद्यार्थी की समस्या को बढ़ाना ये नहीं है। तो क्या नहीं है? ये वाला नहीं है, सा वाला। तो राइट ऑप्शन हमारा चलेगा सा। 149 निम्नलिखित में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? तो देखिए, अच्छा मूल्यांकन क्या कहलाएगा? उसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए। तो यह जो है हमारा राइट ऑप्शन दा पर चला जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में यह कथन असत्य है कि इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ठीक है, तो यह क्या है? असत्य है। बाकी के सभी सत्य हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू में अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, व्यापक संगठन में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षणिक और इसके अलावा से शैक्षणिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। ठीक है, ये सब शामिल है, लेकिन सा वाला नहीं है। इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का भी उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ठीक, ये भी सही है। आगे देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली स्थान पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, वह क्या करता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का हम सतत मूल्यांकन मतलब लगातार मूल्यांकन लेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसने सीखा कितना है, किस प्रकार अवलोकित, है ना, कैसे हम उसको अवलोकित करें, रिकॉर्ड करें और सुधार की जाए। आगे चलते हैं। वन 152 में निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विशेषता नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण की जो विशेषता नहीं है वह है रिपर्ट। ठीक है, बाकी सब मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं की विशेषता है मानकीकरण, वैधानिक और विश्वसनीयता। आगे चलते हैं 153। स्कूलों में शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। तो जब स्कूलों में जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है वह होता है अंत में, अर्थात अधिगम अनुभव देने के पश्चात, मतलब सिखाने के पश्चात अंत में हम मूल्यांकन करते हैं, तथा शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात। प्रारंभ में उद्देश्यों के निर्धारण करते समय और दूसरा अधिगम अनुभव प्रदान करते समय उक्त सभी। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मतलब मूल्यांकन किसका होना चाहिए? लगातार मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं 155 पर। स्कूलों में भर्ती तथा प्रोन्नति का निर्णय खाली स्थान के आधार पर लिया जाता है। तो मतलब स्कूलों में जो भर्ती होती है बच्चों की और उनको एक क्लास से दूसरी क्लास में भेजा जाता है ना, तो यह मूल्यांकन के परिणामों के द्वारा किया जाता है। जब उनके मूल्यांकन के जो परिणाम होते हैं उसके द्वारा उन्हें दूसरी क्लास में प्रोन्नत किया जाता है। मूल्यांकन के परिणामों को अधिक विशिष्ट और सही बनाने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों से तुलना करने से पूर्व अधिगम अनुभव को क्या करते हैं? सबसे पहले गिनते हैं, परीक्षण करते हैं, मापते हैं या मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मापते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बी पर। एक अच्छी मूल्यांकन योजना निम्नलिखित को ध्यान में रखती है। अच्छी मूल्यांकन योजना किसको ध्यान में रखती है? बालक के विकास के समस्त पक्षों को, मतलब जितने भी पक्ष हैं बालक के विकास के, उसको सबको ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। आगे चलते हैं 158। विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए है। क्या करते हैं आगे अधिगम के लिए? उकसाता, अभिप्रेरित करता, बाध्य करता है या सहायता करता है। तो यह क्या करता है? अभिप्रेरित करता है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा सा पर, अभिप्रेरित करता है। उकसाता भी नहीं है, बाध्य भी नहीं करता, सहायता भी करता,
है ना, अभिप्रेरित करता है। आगे देखते हैं, सतत मूल्यांकन का परिणाम विद्यार्थी को खाली स्थान अग्रसर करता है। तो यह क्या करता है, अधिगम की ओर लक्ष्य की ओर, आत्म मूल्यांकन की ओर। तो जब सतत मूल्यांकन का परिणाम विद्यार्थी को आत्म मूल्यांकन की ओर अग्रसर करता है, मतलब वह अपना आप खुद का मूल्यांकन कर सकता है। विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं। विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों, मतलब एक विद्यार्थी उसके अनेक विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निष्पत्ति परीक्षण, मतलब जो अलग अलग विषयों में, भिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए तो निष्पत्ति परीक्षण कहलाते हैं। जब अध्यापक को किसी विषय विशेष को सीखने में छात्रों की कठिनाई को ज्ञात करना होता है तो वह खाली स्थान प्रयोग करता है, वह करता है निदानात्मक परीक्षण। 162 अभिवृत्ति परीक्षण का प्रयोग। अभिवृत्ति परीक्षण का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, भावी निष्पत्ति में सफल क्षेत्रों को ज्ञान करने के लिए। भावी निष्पत्ति में सफल क्षेत्रों को ज्ञान करने के लिए। लास्ट देखते हैं 163 मूल्यांकन की निरीक्षणात्मक विधियां खाली सामान्यता हैं। जब मूल्यांकन लेते हैं और निरीक्षण करते हैं मूल्यांकन के द्वारा, तो उसकी विधियां कौन कौन सी हैं। कम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, क्या होती है, कम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना। आगे चलते हैं, मूल्यांकन के लिए अध्यापक किसी यंत्र विशेष का चयन खाली स्थान के आधार पर कर सकता है। तो पक्ष विशेष जिसका मूल्यांकन करता है वह, मतलब उस पक्ष का कर सकता है जिसका वह मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट देखते हैं 165 अधिगम के परिणाम के निर्धारण में मूल्यांकन का तकनीक विशेषण के चयन में निम्नलिखित का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, यह है शैक्षणिक उद्देश्य, कि मतलब हमारा जो शैक्षणिक उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं, इसको ध्यान में रखकर। आगे देखते हैं, अधिगम के परिणाम के निर्धारण में मूल्यांकन का तकनीक विशेषण के चयन में निम्नलिखित का ध्यान रखा जाता है। तो यह रखा जाता है शैक्षणिक उद्देश्य का। आगे देखते हैं, स्कूलों में शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। स्कूल में शैक्षिक मूल्यांकन किसका किया जाता है, उक्त सभी का, मतलब अंत में, अर्थात अधिगम अनुभव देने के पश्चात तथा शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारित करने के पश्चात, है ना, प्रारंभ में उद्देश्य के निर्धारण करते समय और अधिगम अनुभव प्रदान करते समय, तो उपयुक्त सभी का। ठीक है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो आपको पता है मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्कूलों में भर्ती तथा प्रोन्नति का निर्णय खाली स्थान के आधार पर लिया जाता है, तो यह भी मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, दोबारा आ रहा है क्वेश्चन, मूल्यांकन के परिणाम को अधिक विशिष्ट और सही बनाने के लिए शैक्षणिक उद्देश्यों से तुलना करने से पूर्व अधिगम अनुभव को मापते हैं। तो किससे मापते हैं। ठीक है, चलिए, एक अच्छी मूल्यांकन योजना निम्नलिखित में ध्यान रखती है। तो अच्छी मूल्यांकन योजना किसको ध्यान रखती है, बालक के विकास के समस्त पक्षों को। जब मूल्यांकन किया जाता है तो बालक के विकास के समस्त पक्ष को ध्यान में रखकर की जाती है। निम्नलिखित विद्यार्थियों के एक मूल्यांकन लाभदायक है। विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सतत मूल्यांकन का परिणाम विद्यार्थियों को अग्रसर करता है लक्ष्य की ओर, आत्म मूल्यांकन की ओर, अधिगम की ओर या ज्ञान की ओर। तो आत्म मूल्यांकन की ओर। विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यह किया जाता है निष्पत्ति
परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अध्यापक को किसी विषय विशेष को सीखने में छात्र की कठिनाई को ज्ञात करना है तो वह प्रयोग करता है, तो निदानात्मक प्रयोग करता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मेरे ये क्वेश्चन कैसे लगे, और यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं हर जितने सब्जेक्ट हैं और भी क्वेश्चन आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान के और क्वेश्चन मेरे वीडियो में पड़े हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग बताइएगा मेरा पढ़ाना कैसा लगा, मेरे क्वेश्चनों का पैटर्न कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा और तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसको सुन सकें। ठीक है, जब तक मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।